हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी की। ठीक है, जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था, सबसे फर्स्ट बुक में क्या है, एमपी हिस्ट्री है ना। एमपी हिस्ट्री के पॉइंट 1 में है प्रागैतिहासिक काल हिस्ट्री, देन आद्य ऐतिहासिक काल, देन फिर ऐतिहासिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे है मध्यकाल की इतिहास। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे है आधुनिक इतिहास, मतलब आधुनिक काल का एमपी। एंड देन उसमें ही लिखा है कि स्वतंत्रता, मतलब आधुनिक इतिहास में ही स्वतंत्रता संग्राम में लेने वाले सेनानी जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये सिलेबस में कहाँ है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ सबसे पहले लिखा है मध्य प्रदेश का पर्यटन टाइम्स लाइन। ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसमें हम पाषाण काल पढ़ेंगे, ताम पाषाण काल पढ़ेंगे, पौराणिक काल, ये सब लेके पूरा कलचुरी चंदेल सब इंक्लूड करेंगे। देन हम पढ़ेंगे मध्यकाल, फिर पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। ठीक है, इस तरीके से हम चलने वाले हैं। अब इसमें देख लेते हैं 249 पेज पे। ये आ चुके हैं हम हिस्ट्री पे, है ना। और इसमें टाइमलाइन लिखा है, लेकिन हम ये पहले नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेन टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये टाइमलाइन भी हमें आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसमें आई थिंक ये कलर ही सूटेबल है, या फिर ग्रीन कलर देखें तो नहीं, ब्लू ही ठीक है। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखो, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है। देखो सबसे पहले क्या है, हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, यहाँ पे कहीं कुछ हम रफली पढ़ लेते हैं पहले। ये देखो, पहली बात तो हम इतिहास को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, है ना। ये है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। क्या, पुरा पाषाण काल या पाषाण काल, एक मिनट, इसको क्या करते हैं हम, पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, और बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 3 प्रकार से और इसको बांटा है। इस एक में लिखा है पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल। ये 3 भागों में बांटा। ठीक है, अब हमें इस प्रकार ही पढ़ना है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल है ना, इसमें बांटा है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना। अब पुरापाषाण काल के बारे में हम देखेंगे। पुरापाषाण काल, देखो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। इसका मतलब ऐसा होता है कि देखो, इसमें इसमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं, ना उन्हें लिखित साक्ष्य मिले हैं, ना उन्हें पढ़ा जा सका है आज तक, है ना। वो लिखित विहीन है, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका मतलब कि एक बार और समझा दूँ, मतलब कि इसमें क्या है, लिखित सोर्स कोई भी मिले नहीं है। इसमें लेखन शैली का विकास ही नहीं हुआ था, मतलब इसमें पत्थर, केवल और केवल पत्थर मिले हुए हैं। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। फिर ऐतिहासिक काल में उन लिखित भी साक्ष्य प्रस्तुत हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो ये वाला जो हम काल पढ़ रहे हैं, उसमें ना कोई लिखित सोर्स हमें मिले हैं, बस पत्थर मिले हैं। उसके आधार पे ही वैज्ञानिकों या फिर हो सकता है पुरातत्वविदों ने उसके आधार पर ही एक थ्योरी बनाई है ना। अब हम देखेंगे, पहले पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसका समय क्या माना जाता है, 10 लाख से 10,000। समय के ऊपर कोई गौर नहीं करना है, इसमें कोई मतलब नहीं है ना। इसमें क्या है, पुरापाषाण मानव खेती करना और निवास के लिए घर बनाना नहीं जानता था, केवल वो घुमंतु थे, है ना। पुरापाषाण काल में बस पत्थरों का ही यूज़ करते थे, जानवर कच्चे खा लेते थे, इस प्रकार से ही वो बस भ्रमण करते थे, शिकार करते थे, बस इसके अलावा उनको कोई काम नहीं था।
इस काल में आग की खोज हुई थी, किंतु इसके उपयोग के साक्ष्य नहीं मिलते। इसके उपयोग के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? विकसित रूप से नवपाषाण काल में। ठीक है, आई होप कि इतना तो आपको पता होगा। मानव भोजन हेतु केवल फल, मछली और पशुओं पर निर्भर थे, वो भी कच्चा। ठीक है, मानव पशुओं की खाल से शरीर ढकता था। मानव को मृतक संस्कार की जानकारी अभी तक नहीं थी। एक निएंडरथल करके वो जो है प्रजाति है, वो सबसे पहले क्या है, मृतक संस्कार करती है। ठीक है, फिर देखो पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया। अभी हमने पढ़ा था निम्न, मध्य एंड उच्च। फिर देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो है मध्य प्रदेश में इस काल के जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं? भीमबेटका और हथनौरा। ये दोनों ही प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज कब की गई है, दोनों के खोजकर्ता कौन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे विशेष रूप से लिखा हुआ है, अभी हम सिर्फ इनके स्थान पढ़ते हैं। ठीक है, अब भीमबेटका कहाँ है? रायसेन में। और हथनौरा कहाँ है? सीहोर में। यदि जैसे आपको इस तरीके से याद करना है बाय मैप, कि हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये लोग कहाँ हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये है रायसेन, इधर है ना, ये भोपाल, ये इसमें रायसेन, यहाँ पे है भीमबेटका। और फिर सीहोर की बात करें तो यहाँ पे है सीहोर। ठीक है, ये 2 स्थान हैं जहाँ पर मध्य ये जो है पाषाण काल से संबंधित भीमबेटका और हथनौरा। आमतौर पर देखें तो ये जो भीमबेटका है मध्य उच्च पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल से ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम मध्य पाषाण काल के देखते हैं। इसका समय कितना है? 10,000 से 7,000। इस पे कोई गौर नहीं करना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मानव ने क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर, चर्ड और ब्लेड स्टोन पत्थर के हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन भी सीख लिया था। अब यही इम्पोर्टेंट है। देखो यही सीधा पूछ सकते हैं कि मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन, इसकी क्या विशेषता है कि इसने शिकार के साथ पशुपालन करना सीख लिया था। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि इसमें पशुपालन करना सीख लिया था। मानव ने अभी खेती करना आरंभ नहीं किया था, सिर्फ पशुपालन करते थे, है ना। वो पशुओं को ले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। बंजारे टाइप के थे उन लोग, है ना। मृतक संस्कार में केवल गाड़ना ही आरंभ किया था। गाड़ना इन द सेंस कि किसी को दफना देना, वो होता है। ये मैं साफ साफ लैंग्वेज लिख दी इन्होंने। पालतू पशु के रूप में कुत्ता को उपयोग होने लगा था। इसमें साक्ष्य कौन से मिलते हैं? आदमगढ़। देखो ओवरऑल यदि हम भारत के क्षेत्र में देखें ना, तो एक आदमगढ़ ही एक जगह ही हमारे होशंगाबाद में, और एक है बागौर। ठीक है, राजस्थान की भीलवाड़ा में बागौर जगह है, एक वो जगह है बागौर, और दूसरी है हमारा ये आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद। इसका नया नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने पुरापाषाण काल पढ़ा, उसमें क्या आया, मतलब पाषाण काल पढ़ा, उसमें हमने भीमबेटका देखा, सीहोर का हथनौरा देखा। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल देखा, उसमें क्या आया? आदमगढ़। ठीक है, अभी हम बाद में एक स्लाइड भी लिख लेंगे ये पढ़ने के बाद में। अब देखो नव पाषाण काल स्टार्ट करने वाले हम। ये कार्यकाल देख लेना, जिसको भी लगता हो, जिसको भी बहुत नॉलेज चाहिए हो कि इसका कार्यकाल क्या होता है, क्या उसमें देखो, मेरे हिसाब से तो इन सबको मत देखो, कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट ये देखते हैं। नवपाषाण काल को क्या अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर पाषाण काल। ठीक है, दूसरा, पत्थर के हथियारों को अधिक नुकीला और चमकदार बनाया गया। क्या बनाया गया? चमकीला, पॉलिश करी जाती थी इसमें। ठीक है, इस काल में मानव ने पशुपालन साथ में खेती करना आरंभ कर दिया था, है ना। पशुपालन के साथ साथ क्या कर दिया था उसने? खेती करना आरंभ कर दिया था। वह अपने लिए निवास और वस्त्र बनाने लगा था। ओके, फिर मृतक जो संस्कार में गाड़ने के साथ साथ जलाना भी स्टार्ट कर दिया गया था। ये एक्चुअल में मृतक संस्कार था। वह आग भी जलाने लगा था, खाना पकाकर खाने लगा था। इस काल में लकड़ी का पहिया, कुम्हार का चाक भी आविष्कार हो गया था। देखो ये 4-5 पॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, मृतक संस्कार करना सीख गया था। दूसरा, उसने वस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिया था। निवास, आवास या निवास, ये एक ही पॉइंट है। ठीक है, खेती करना स्टार्ट कर दिया था। आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी विशेषता नवपाषाण काल की है। आग जलाना स्टार्ट कर दिया था, खाना पकाकर खाने लगा था वो। इस काल में लकड़ी का पहिया बन गया था उनके पास, और कुम्हार का चाक भी इसका आविष्कार हो चुका था। कम से कम 5 से 6 फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
मानव ने धर्म, देवी देवताओं और भूत प्रेतों की कल्पना शुरू कर दी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन लोग डरने लगे थे, जैसे कि सुबह उठ रहे हैं तो सूरज इस तरीके से दिख रहा है, किसी दिन बिजली तड़क गई तो उनको लगता था कि सूरज भगवान को हम खुश कर दें, जिससे कि ये सब चीज़ें ना हो, वर्षा हो रही है, बहुत बाढ़ आ चुकी है, इस प्रकार की चीज़ें वो अनुभव कर सकते थे, है ना। हाँ, ये कुछ और पॉइंट है। नवपाषाण काल का रूपांतर आगे चलकर ताम्रपाषाण काल और फिर महापाषाण काल में हुआ। ठीक है। मध्य प्रदेश में साक्ष्य कहाँ कहाँ से हटा, ये हटा कहाँ है, दमोह में। फिर संग्रामपुर घाटी, ये कहाँ है, दमोह में। मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है, पचमढ़ी में। कहाँ कहाँ के साक्ष्य मिल रहे हैं, हटा, संग्राम घाटी, मामा भांजा शैलाश्रय। ठीक है। अब हम देखो सबसे पहले इसको फिर से वैसा कर लेते हैं। देखो 3 भागों में हमने बांट दिया इतिहास को, है ना। पाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर उच्च या नव, है ना। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य हमें मिल रहे थे, भीमबेटका, फिर हथनौरा। यहाँ पे कौन से मिल रहे थे हमें, आदमगढ़ मिल रहा था सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे थे, हटा, संग्राम घाटी, है ना, और यहाँ पे मामा भांजा शैलाश्रय, मतलब कि होशंगाबाद में मिल रहे थे आमतौर पे देखा जाए तो। ये पहला अब हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद अब देखो ये इसने लोकेशन भी बताई हुई है। बेलन घाटी के किनारे नवपाषाण काल में पहली बार किसी के साक्ष्य मिले थे, ये ओवरऑल भारत की बात है। ठीक है। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, मानव के कपाल साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हथनौरा, ये बात की बात है, अभी हम बताएंगे उसको डिटेल से। आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद में। भीमबेटका यहाँ पे रायसेन, फिर हटा दमोह, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है, पचमढ़ी में, है ना। और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे, याद करो, पशुपालन के साक्ष्य हमने पढ़ा था आदमगढ़ में। ठीक है। कहाँ, और ये किस काल से संबंधित है, मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। कृषि के कार्य करने लगे थे, कब करने लगे थे, नवपाषाण काल से। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है ना। अब देखो विशेष क्या है इसमें, ये भी यहाँ से भी पॉइंट है जो आ जाते हैं। पहली बात, पाषाण काल या पैलियोलिथिक का नाम यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया। ठीक है। इंदौर के सुख निवास महल के समीप ट्रेपियन, विदारणी, खुरुचनी, परसु और पुरातात्विक औजार प्राप्त हुए। ठीक है। फिर क्या है, रायसेन के पुराने किले के समीप पुरापाषाण कारखाना प्राप्त हुआ है, जिसमें विदारणी, हस्तकुठार औजार मिले। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें अलग अभी थोड़ा सा हटाओ उसको। सागर में केसली के समीप त्रिभुजीय सम या ताम्र कुठार मिले। ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बेड़ा घाट, तिलवारा घाट, और कौन कौन सा है, लमेटा घाट। इसमें पुरापाषाण काल की मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बेड़ा घाट, तिलवारा घाट और लमेटा घाट में पुरापाषाण काल में मानव बस्ती के साक्ष्य मिले। ओके, सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज। देखो फिर देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, पचमढ़ी की बनियावेरी गुफा में। पहली बात तो ये गुफा कहाँ है, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर दूँ। अब देखो क्या है, पहली नाम तो बनियावेरी गुफा, हम लिखते हैं यहाँ पे बनियावेरी गुफा। कहाँ है ये, पचमढ़ी में। इसमें धार्मिक आयोजन का चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें स्वयं स्वास्तिक की पूजा की जाती थी। ये वाला फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो और इसको लिख लो। ठीक है, पॉइंट कर लो इसको। फिर रीवा के निकट जो इटार पहाड़ी से मानव और पशुओं की आकृति वाले शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं। ये मतलब ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमने कर लिए। अब जो उसके स्थल हैं इनके बारे में अलग से लिखा, मैंने कहा था अभी हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ते हैं, इसकी डिटेल हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो हमने जैसे भीमबेटका पढ़ा था उसके बारे में देखो। सबसे पहले स्थिति कहाँ है, रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के समीप है। ठीक है। पहली बात, खोज कब हुई थी, 1957-58। सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाता है कि पहली बात भीमबेटका की खोज कब हुई थी, 1957-58। ये पीएससी का पूछा हुआ सवाल है, आ चुका है ना। किसने की थी, विष्णु बाकड़कर द्वारा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ चुके हैं। पहली बात, भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु भाकरकर ने। कब की थी? 1957-58। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। साक्ष्य भीमबेटका से पूरा पाषाण काल के शैल चित्र क्या प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र। एक बार आप गूगल करके देख लेना कि भीमबेटका की गुफाएं और उसके साथ चित्र भी दिखाई देंगे आपको, वही शैल चित्र जो है हमें प्राप्त हुए। जिसने अभी तक भीमबेटका नहीं गए हैं वो एक बार सर्च करके देख लेना अपने गूगल पे, तो आपको थोड़ा सा और जाके याद हो जाएगा, ठीक है। भीमबेटका को 2003 में, कब? 2003 में। देखो मैंने ऐसी ट्रिक की थी, खा सी भी, मतलब तुमको खांसी भी हो गई, खांसी क्या आएगा? खजुराहो, सा से सांची, भी से भीमबेटका, ठीक है। 86, 1986, फिर 1989 और 2003। तो ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2003 में। ये सांची कब शामिल हुआ था? 1989 में। फिर ये खजुराहो 1986, ठीक है। ये थी। इसके बाद हम क्या करेंगे? आदमगढ़ के बारे में देखेंगे। आदमगढ़ में किसने खोज की? आर.बी. जोशी। मनोरंजन घोष का भी नाम आ जाता है, लेकिन आर.बी. जोशी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ है? होशंगाबाद, हमने पढ़ लिया पहले ही। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, हमने पढ़ा था ना। ये देखो, आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहते हैं। माइक्रो मतलब मध्य, लिथिक माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। यह सूक्ष्म पत्थरों की फैक्ट्री, इसमें कम से कम बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर प्राप्त हुए हैं, इसके कारण इसको बोला जा रहा है, ठीक है। फिर हम हथनौरा देखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि स्टेटमेंट दिए थे 4। पहला कि हथनौरा सीहोर में स्थित है। दूसरा 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसमें शायद 1982 की जगह कुछ और लिखा था, या फिर अरुण सोनकिया जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या है, किसने खोज की है? अरुण सोनकिया ने। फिर इसमें मिला क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जो जितने चारों दिए हैं ना, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको नोट डाउन करना है, याद करना है। मैं जो पढ़ाऊँ इसके बाद भी आपको वो चीज़ें याद करनी है, ठीक है। अब साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं? हथनौरा से मानव या होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है, हाथी के जीवाश्म, और हथनौरा से प्राप्त प्राचीन मानव को नरंदा मानव की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हम जितना पढ़ रहे हैं ना उसमें सबसे ये 3 जो फैक्ट हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब देखो अब क्या पूछा जाता है, जैसे अब डायरेक्ट ऐसा आएगा, खलघाट कहाँ है? तो कहाँ है? धार में, है ना। ये अन्य पाषाणकालीन स्थल है, तो इसके बारे में भी एज टू एज ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन। देखो खलघाट कहाँ पे है? धार में। फिर मामा भांजा शैलाश्रय हमने देखा था नवपाषाण काल जब हम पढ़ रहे थे, तो ये कहाँ है? पचमढ़ी में। खलघाट कहाँ है? धार में। हटा कहाँ है? दमोह में। कसरावत कहाँ है? खरगोन में। काफ़ी बार पूछा गया है, और त्योथर भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इससे आप उम्मीद है, या फिर ये तीनों बहुत अच्छे से नोट डाउन करना कि त्योथर कहाँ है? रीवा में, ठीक है। आप इसके नोट बनाते जाओ, या तो आपके पास नहीं है परीक्षा धाम तो आप ले लो, मेरे साथ पढ़ते जाओ, या फिर आपको नहीं लेना है, आप परचेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसके नोट बनाते जाओ, ठीक है। नोट्स बनाते जाओ। और ये जो है पीडीएफ में, इसकी पीडीएफ भी मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम चैनल पे अपनी मतलब डाल दूँगी। इसके साथ ही मैंने पूरी योजनाओं की जो है पीडीएफ मैंने डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और नेक्स्ट भी हम जितने भी पीडीएफ शेयर करेंगे तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है कि हाल ही में नरसिंहपुर जिले के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैलाश्रय पाए गए हैं। कुल मिला के नरसिंहपुर भी इंक्लूड है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो पुरातत्वविद, और ये जो है किस किस क्षेत्र से कौन कौन संबंधित है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखो जैसे ये है एमपी, है ना। चंबल क्षेत्र से कौन कौन से जो हैं साहित्यिक वो पुरातत्वविद जो कि संबंधित है, तो ये विष्णु भाकरकर जो हमने अभी वो पढ़ा था भीमबेटका में। फिर एच.वी. जब मंदसौर पढ़ेंगे तब उसमें आएगा एच.वी. त्रिवेदी, ठीक है। कौन कौन से? ये दो
विष्णु बाकरकर और HV त्रिवेदी। ठीक है, अब जब हम सोन घाटी के पढ़ते हैं तो कौन कौन है, GR शर्मा और निसार अहमद। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, और किसी ने ट्रिक बनाई हो तो ज़्यादा ट्रिक भी यूज़ मत करो, क्योंकि फिर इससे हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो विष्णु बाकरकर और HV त्रिवेदी ये कौन है, ये चंबल क्षेत्र में जो पुरातत्वविद हैं वो हैं। सोन घाटी में किसने खोज की हैं चीज़ों की, तो ये निसार अहमद है और GR शर्मा है। फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र में हम देखेंगे RV जोशी, ये हमने पचमढ़ी साइड पढ़े थे, वो भी दक्षिण में है। फिर HD सांकलिया, ये भी अभी हम जब खरगोन पढ़ेंगे तो नामदा टोली पढ़ेंगे तो उसमें नाम आएगा। ठीक है, तो ये 6 जो नाम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके चलना है। देखो यहाँ लिखा है RV जोशी ने होशंगाबाद जिले की आदमगढ़ की खोज की थी। ओके, HD सांकलिया ने खरगोन की नामदा टोली की खोज की थी। फिर HV त्रिवेदी ने मंदसौर के आबरा की खोज की थी। अभी मैंने आपको ये मंदसौर नाम लिया था, ये इसी की वजह से नाम लिया था। हो गए ना इम्पोर्टेंट ये, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है बहुत अच्छे से। एक साइड लिख लो आप, इस तरीके से ये बना लो आप खंड, और इस साइड उनकी खोज करता और स्थान, खोज करता स्थान, खोज करता स्थान, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर हम देखो इसमें पढ़ते हैं रॉक शेल्टर कॉरिडोर। भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर, बनने वाला है भोपाल में। नई पीढ़ी इसके बारे में जान सके इसलिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित कराया जाएगा। इसमें भीमबेटका, कठौतिया और गोंडीपुरा, कोलार, ये सब स्थान जो है शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी मेन हेडिंग इम्पोर्टेंट है कि रॉक शेल्टर जो कॉरिडोर है वो कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल में। ठीक है, ओके। अब हम नवपाषाण काल का रूपांतरण देखेंगे, मतलब नवपाषाण काल के बाद ही कौन कौन से काल आने लगते हैं, एक महापाषाण काल और एक ताम्रपाषाण काल। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल। जिसको नहीं दिखाई देगा कोई बात नहीं, मैं बोलते जा रही हूँ तो उसको आप ध्यान से सुनिए। इसके साक्ष्य अधिकांशतः भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिले हैं। कौन से, ताम्रपाषाण काल के। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ तांबे का यूज़ किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का यूज़ किया गया था। देखो, ना लोहा था, ना पीतल था, ना कांस्य था। कांस्य युगीन संस्कृति हम सिंधु सभ्यता को कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता से पहले ही हमने तांबा यूज़ किया था। ये लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का यूज़ किया गया था। फिर देखेंगे हम ताम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल घाटी में मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ दोनों स्थान मिलते हैं, मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल घाटी क्षेत्र में मिलता है। मानव संस्कृति के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। अभी दे देंगे कि बुंदेलखंड की या फिर नर्मदा नदी की, नहीं, मालवा संस्कृति के जो मृदभांड है, मृदभांड मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन मृदभांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, कहाँ के, मालवा क्षेत्र के। फिर मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, ये स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इनसे। पहला कायथा कहाँ पे है, उज्जैन में। ठीक है, नावदा टोली अभी हमने देखा SD सांकलिया जिन्होंने खोज की थी, कहाँ है, खरगोन में। फिर डांग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डांग वाला, क्योंकि सीधा पूछ लेते हैं डांग वाला स्थान कहाँ पे है, तो ये डांग वाला कहाँ पे है, उज्जैन में। फिर आबरा कहाँ पे है, मंदसौर में। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है कि अन्य स्थान कौन कौन से, जैसे देखो खेड़ी नामा, अभी हमने खलघाट पढ़ा था, याद है खलघाट, अभी पिछली बार पढ़ के आए हैं। खलघाट ये कहाँ है, ये धार में है, अभी पढ़ा था हमने। फिर डांग वाला कहाँ है, उज्जैन में, और खेड़ी नामा कहाँ है, होशंगाबाद में। ये 3 जो शब्द हैं बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं, इनको एक साथ लिख के याद करो। खलघाट धार में है, डांग वाला कहाँ है, उज्जैन में, और खेड़ी नामा कहाँ है, होशंगाबाद में। नागदा और कायथा, नागदा और कायथा ये कहाँ है, उज्जैन में। फिर बेसनगर मतलब कि विदिशा। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदिशा। अब देख लेंगे हम इनके बारे में डिटेल, पहले देखेंगे कायथा। कायथा कहाँ है, उज्जैन में, अभी हमने पढ़ा है। जिले में काली सिंध नदी के किनारे है, काली सिंध, यही डायरेक्ट पूछ लेगा कि कायथा किस नदी के किनारे है। देखो ऐसे ट्रिक बना देती हूँ, जैसे कायथा मतलब ऐसा सेंस दे रहा है ना, कहाँ था, कायथा मीन्स कहाँ था, कहाँ था। ठीक है, तो वो बोलता है कि
सिंध नदी के किनारे विष्णु जी की मतलब भक्ति करने या विष्णु जी की आरती करने, ठीक है। तो कहाँ था? काली सिंध नदी पे काली जी या फिर विष्णु जी दोनों की आरती पूजा करने। तो फिर साक्ष्य इसमें क्या मिले? भूरे रंग के मृतभांड मिले हैं। 1964 में श्रीधर विष्णु बाकड़कर इसकी विष्णु जी की आरती करने गया था, तो इसमें भी श्रीधर विष्णु बाकड़ जी ने इसकी खोज की है, ठीक है। और आप कमेंट में ये बताएंगे मुझे कि अभी हमने विष्णु बाकड़कर के बारे में ही पढ़ा था, उन्होंने पहले किस स्थान की खोज की थी। फिर इसमें विशेष क्या है? कायथा को पहला ताम्र पाषाण कालीन नगर माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो, कायथा जो है पहला ताम्र पाषाण कालीन नगर माना जाता है। कितनी बड़ी बात है। अभी 4 ऑप्शन दे देंगे, आप पे बनेगा भी नहीं। तो ये कायथा जो है पहला जो है ताम्र पाषाण कालीन स्थल माना जाता है, ठीक है। अब नर्मदा टोली हम पढ़ते हैं, कहाँ है? पहली बात तो ये महेश्वर खरगोन में, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। भूरे रंग के मृदभांड यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी मिले। फिर 1952-53 में HD सांकलिया ने और SD सांकलिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर डांगवाला के बारे में हम देखेंगे, ये कहाँ है? डांगवाला उज्जैन में, है ना। लाल काले मृदभांड वगैरह मिले, बट स्थान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि उसका साक्ष्य इसमें। अब देखो आगरा स्थिति चंबल नदी के किनारे है। पहली बात तो कहाँ है? चंबल नदी के किनारे। कहाँ पे है? मंदसौर में। किसने खोजा था? HB त्रिवेदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, साक्ष्य क्या मिले हैं भाई इसमें? साक्ष्य ये देखो, रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं मंदसौर से रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या क्या फैक्ट अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कायथा वाला जो हमने देखा, ताम्रपाषाण संस्कृति पहली। मालवा वाले में देखा तो उसमें लिखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मृदभांड है उच्च शैली के हैं या फिर बहुत ही बहुमात्रा में मिले हैं और उच्च शैली के हैं, है ना। और इसमें देखो रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं आगरा से, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में महापाषाण काल के बारे में। मध्य प्रदेश में महापाषाण काल के साक्ष्य अधिकांशतः भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिले हैं। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ धूसर लोह का यूज़ किया है। यहाँ पे देखो साउथ में मेगालिथ जब हम पढ़ते हैं, साउथ में दक्षिण भारत में जब हम देखते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना साइड में इसकी बहुतायत मात्रा में महापाषाण कालीन संस्कृति पाई गई है। अब हम इसको महापाषाण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, बड़े बड़े पत्थरों की समाधि मिली है, उसी के कारण इस काल को महापाषाण काल के रूप में बांटा गया है, ठीक है। तो इसके साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ मिले? उत्तरी, उल्टा है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे हमने ये भारत बना दिया, ठीक है, रफली डायग्राम है ये। देखो जैसे ये भारत, भाई बहुत गंदा भारत है। ये भारत है, ये हमारा चुटकू सा मध्य प्रदेश से बीच में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। अब देखो साउथ में मिले हुए हैं मेगालिथ, लेकिन हमारे उत्तर में मिले हैं मध्य प्रदेश के मेगालिथ, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ मिले हैं? इधर भी मिला हुआ है रीवा में, फिर कहाँ मिला है? भिंड में, फिर मुरैना में। भिंड, मुरैना, शिवपुर यहाँ पे मिला है और रीवा में मिला है। मतलब आमतौर पे ये दक्षिणी क्षेत्र में मिले हैं भारत के, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में मिले हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ कहाँ? ग्वालियर, भिंड, मुरैना और रीवा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाता है ऐतिहासिक काल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे इसको पूरा, है ना। अभी हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया है हम उसको देखेंगे। पहला हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा पूरा, ठीक है, उसमें पुरापाषाण काल पढ़ा है पूरा। देखो अभी मैं आपको थोड़ा ही पढ़ाऊँगी जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। यदि आज मैंने आपको पूरी रोटी बना के खिला दी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें रोटी ही कैसे बनानी है। मतलब कि आपको यही नहीं पता है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कि हमने किस तरीके से बांटा है। 3 काल होते हैं, 3 काल ऐसे होते हैं, पुरापाषाण, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, ये सब। फिर हमने पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। इन सब में क्या पत्थरों को आधार बनाया गया है। पत्थरों कहीं देखो, जैसे मैं रफली बताऊँ तो जैसे
हमने इतिहास को 3 भागों में बाँटा है ना, तो वो पत्थरों के आधार पे भी बँटा है, मृत भांडों के आधार पे भी बँटा है। मतलब जैसे मान लो किसी के पास ऐसी खुरचनी थी, फिर वो और पतली होती गई, फिर और पतली गई होती गई। इस आधार पे भी हमने जो है कालों को बाँटा है कि किस प्रकार के पत्थर बन गए। अब पत्थर में कौन सी चीज़ें चेंज हो गई, फिर उन्होंने तांबा यूज़ करने लगे, फिर कांसा यूज़ करने लगे, फिर वो लोहा यूज़ करने लगे। इस प्रकार से हमने कालों को बाँटा है स्टार्टिंग से, ठीक है। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। ये पांचों हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कल, देखो कल हम क्या करने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा है कि इसमें पढ़ने के मतलब कि इन्होंने लिखा है, साहित्यिक सोर्स हमें मिले हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इन्हें पढ़ा नहीं गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें साक्ष्य तो लिखे दिए, देखो लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। लोगों ने ट्राई करा है बट अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इसमें कुल 64 जो है अक्षर मिलते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये देखो बहुत है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे और आद्य ऐतिहासिक काल भी देख लेंगे जहाँ तक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको लगे कि मैं सही पढ़ा रही हूँ, जिससे मुझे पता चला, मतलब मुझे पता चल सके कि हाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ और मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, हम कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।